हाँ जी दोस्तों, बजट पर सनसनीखेज खुलासा। आखिर ये बजट किसके लिए था? अभी बात हो रही है दो स्टेट के लिए था, एक आंध्र प्रदेश के लिए था, बिहार के लिए था। अपनी कुर्सी बचाने वाला बजट था। ना ये किसी बेरोजगार के लिए बजट था, ना महंगाई के लिए बजट था, ना मजदूरों के लिए बजट था, ना किसानों के लिए था, ना जवानों के लिए था। Budget estimates for 24-25 gross and the net markets from 2026-20 वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. एक बार पंजाब का नाम नहीं लिया। क्यों? बिहार का नाम 50 बार, आंध्र प्रदेश का नाम 50 बार, लेकिन पंजाब को क्यों भूल गए? क्योंकि वो अलायंस पार्टनर है। पूरे का पूरा जो बजट था वो बिहार और आंध्रा पे फोकस था। In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. था तो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए था कि पैसा को कैसे डालना है और उसमें से नदी बन के डालना है और समुद्र बन के निकालना है, और ताकि हमारी कुर्सी बनी रहे। ताकि हमने आर्थिक पैकेज आंध्रा के लिए घोषणा कर दी, बिहार के लिए घोषणा कर दी, क्योंकि हमारी चेयर की 4 कुर्सी में से 2 कुर्सी है। हमारी सरकार नहीं जाना चाहिए, चाहे देश चला जाए, गरीब गरीब हो जाए, मजदूर मजदूर हो जाए, किसान परेशान हो, जवान परेशान हो, नौजवान परेशान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या वन पेंशन 3 का जिक्र हुआ? क्या 8वें वेतन आयोग का जिक्र हुआ? क्या 18 महीने डीए का एरियर का जिक्र हुआ? एक बात का जिक्र हुआ, वो है आपको कि जो आपका एनपीएस सिस्टम है, न्यू पेंशन सिस्टम है, उसमें हम बदलाव करेंगे। उसके लिए स्टैंडिंग कमेटी क्लियर एक अनुशंसा की, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम थोड़ा टैक्स स्लैब में आगे पीछे करेंगे। लेकिन कोई खास बात नहीं है। जो 3 लाख था उसका नील, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख 10%, 10 से 12 लाख है 15%, 12 से 15 लाख है 20%, और उसके ऊपर आपका 30%। और उन्होंने जो पेंशन में जो रिडक्शन वाला है 50 से 75 हजार कर दिया, 15 से 25 हजार। ये है आखिर आप अभी इनका क्रिटिसिज्म किस तरह हो रहा है। आप देखिए, ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाने वाला बजट है। आप बताइए, इस बजट में किसको डायरेक्टली क्या मिला? क्या आपकी महंगाई कम हो रही है इस बजट में? कोई प्लान बताया इस बजट में महंगाई के लिए? क्या बेरोजगारी कम करने के लिए कोई प्लान बताया उन्होंने? क्या केंद्रीय कर्मचारियों का कहीं नाम लिया कि नहीं ये भी देश के अंदर काम कर रहे हैं? या 8वें वेतन आयोग को कल उन्होंने लोकसभा में डिनाई कर दिया कि सोचा ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। वित्त मंत्री का ये बजट बहुत ही निराशाजनक था, क्योंकि ये पूरा बजट सरकार की कमजोरी और अस्थिरता का उदाहरण था। पूरा बजट मानो दो प्रदेशों को और दो विशेष राजनीतिक दल को तवज्जो दे रहा था, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचानी है। तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये पूरा बजट का सत्र बुलाया गया है। यहाँ पे मध्यम वर्ग, किसानों और बेरोजगार को ना कुछ मिला है। हाँ, वे उद्योगपति जो सरकार को, भाजपा को चंदा देते हैं, उनको नए नए तरीके मिले हैं कि कैसे वो अपना मुनाफा बढ़ा सके। तो पूरी तरीके से ये बजट व्यर्थ, कुर्सी बचाओ और उद्योगपति को और धनी करो का बजट ये हमें देखने को मिला। ना हमने सोचा, ना तुम सोचो। आरओपी 3 का स्टार्टिंग हुआ था 3 जुलाई 5 जुलाई के बीच, अभी आके पैर पीछे खींच रहे हैं दोस्तों। एरियर की बात छोड़ो, सिर्फ उन्होंने ओपीएस की थोड़ी सी बात कही है, जो कि आप सबके भाषण में आपको दिखाऊंगा, और धरातल पर क्या होगा वो आप समझ सकते हो जी दोस्तों। और अभी बात कही जा रही है कि नहीं, ये है कुर्सी बचाने का बजट, नेताओं का बजट, अमीरों का बजट। ये है खेल इस देश का। कोई भी शक्तिशाली आ जाए, लेकिन वो सिर्फ पहले अपना पेट देखेगा, अपना ऐशो आराम देखेगा, अपनी पार्टी देखेगा, उन नेताओं को। अब ये टैक्स है, वो नेता है मेज थपथपा के उसका स्वागत कर रहे हैं, जिनको न कहीं ट्रैवल, कहीं किराया नहीं देना, घर फ्री का, जहाज फ्री का, मकान फ्री का, खाना फ्री का, चमचे फ्री का, सब कुछ, कोई टैक्स नहीं है। और बाप न नौकरी की चिंता, मेरा बेटा, मैं एमपी हूं तो एमएलए बन जाएगा, उसका कुछ बन जाएगा, उसका कुछ बन जाएगा।
ये उस बजट को बहुत अच्छा बोल रहे हैं। इनको बजट की डेफिनेशन नहीं पता होगा कि इसका धरातल पर क्या होगा या नहीं होगा। आपको भले बात कड़वी लगे, लेकिन सच्चाई है कि जितना उम्मीद इस सरकार से थी, ये बिल्कुल अब उम्मीद से परे होती जा रही है। यानी हमने नया प्रयोग था, अब आप पता चल रहा है कि असलियत कैसे देखने को मिलती है। आप देख सकते हो कर्मचारियों, मैं कर्मचारी हूं और एक किसान का बच्चा हूं और एक नॉर्मल नीचे फैमिली वाला हूं। वहां पर क्या मिल रहा है वो आपको दिख रहा है। ऊपर से कहां बारिश हो रही है, कौन ले रहा है वो आप जानते हो, बट हमारी समझ में नहीं। दोस्तों एक और खबर, यानी सेना की फैमिली में यानी 22 अप्रैल को एक बंदा शहीद हो जाता है और उसके साथ भी लोग ठगी करने में नहीं चूक रहे हैं। उसको बोल रहे हैं कि मैं सेना का जेसी हूं, मेरा एक सैनिक संगठन है, मैं जिसके घर में कोई शहीद हो जाता है उसकी मैं मदद करता हूं आर्थिक रूप से, और उसके साथ भी ठगी करके 80,000 रुपए ले जाते हैं। ये कौन है? ये कौन है जो सेना के नाम पर, आप देख सकते हो सैनिक के नाम पर, सैनिक की भावनाओं के साथ किस तरह खिलवाड़ करते हैं। ये कितने गिरे हुए हैं, कितने कीड़े इंसान हैं कि 22 अप्रैल 2024 को जिसके अंदर एक नौजवान सेना का जवान शहीद होता है और उसके घर पे जाकर के सहानुभूति दिखाते हैं और वो लोग कहते हैं चलो कुछ न कुछ होता है, सेना का ऐसा सिस्टम है, और फर्जी जेसीओ बन करके उनसे 80,000 रुपए ले जाते हैं। मामला कहाँ का है? मामला है ये दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूं और ये है उत्तरांचल का मामला है। और उसके अंदर कहा गया है कि मृतक सैनिक के परिजनों ने बताया कि वीरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया, अपने आप को नायब सवार बताते हुए कहा कि हमारी सोसाइटी मृतक सैनिक परिवारों की मदद करती है और आपके परिवार की मदद करना चाहती है, और इसके बाद उन्होंने ठगी कर ली और उन्होंने बोला मैं नायब सूबेदार हूँ, 80,000 रुपये उसके बाद में हड़प लिए और इसके बाद उनकी शिकायत पुलिस में कराई गई है। आप इस तरीके के कृत्य आप देख सकते हो। चमोली नारायण बल का ये न्यूज है। शर्म आती है, दुख भी होता है कि खाते से 30,000 50 रुपये खाते से निकाल ली, उनका हस्ताक्षर करा लिया, बैंक अकाउंट नंबर ले लिए, OTP उनसे भुगतान करा दिया और इस तरीके से टोटल उनके पास 80,000 बैंक में थे, वो भी ठग के लेके चले गए। ये हैं सैनिकों की, इसलिए कहते हैं सैनिकों का नाम लेकर के चाहे आप कोई भी चले जाओ बाजार में, सब ठगने पे लगे, नेता से लगाकर अभिनेता, अभिनेत्री से लगाकर टीवी कलाकार। ये है सैनिकों सिर्फ अब ये मिलता है कि इनका थोड़ा नाम और सहानुभूति है, इसका भी आप दुरुपयोग करके अपना धन बना लो दोस्तों। तो ये थी खबर। Budget estimates for 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The gross and the net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. In the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows: 0 to 3 lakh rupees, nil; 3 to 7 lakh rupees, 5%; 7 to 10 lakh rupees, 10%; 10 to 12 lakh rupees, 15%; 12 to 15 lakh rupees, 20%; and above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to
17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. हमारा एक भी बार पूरी बजट स्पीच में एक बार पंजाब का नाम नहीं लिया। क्यों? ये वो पंजाब है जिसने देश के लिए कुर्बानियां की है। इस पंजाब के लोगों की वजह से देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा लहराते हैं। आज भी पंजाब के लोग हमारे बॉर्डर पे जिस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं, एक एक पंजाबी 20-20 चाइना वालों के साथ और पाकिस्तानियों से लड़ता है। बिहार का नाम 50 बार, आंध्र प्रदेश का नाम 50 बार, लेकिन पंजाब को क्यों भूल गए? क्योंकि वो अलायंस पार्टनर है। पूरे का पूरा जो बजट था वो बिहार और आंध्रा पे फोकस था। उनको खुश करने के लिए उनको पैकेज दिया गया, राहत पैकेज। सरकार बनी रहे क्योंकि पलटू राम जी कहीं पलट ना जाएं। अगर बजट में कुछ नहीं आया तो ये पूरा राहत पैकेज दिया गया है 2 स्टेट्स के लिए। बाकी केरला को भूल गए क्योंकि केरला में एक भी सीट नहीं आया। भूल गए पंजाब को कि पंजाब में एक भी सीट नहीं आया। हमें भूलिए मत। हम चाहते हैं, ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है कि आप अपने रिव्यू बजट स्पीच में देश की फाइनेंस मिनिस्टर हम चाहते हैं कि वो रिव्यू बजट स्पीच में पंजाब के लिए कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करें। कोई हमें हॉस्पिटल नहीं दिया गया, कोई बॉर्डर स्टेट के लिए हमें कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया, कुछ इंडस्ट्री के लिए अनाउंसमेंट नहीं हुआ। क्या हो गया कि पंजाब के लिए आपके पास कुछ नहीं है? इसलिए तो हम कभी कभी कहते हैं कि हमें महसूस होता है कि हम हिंदुस्तान के नक्शे से जब से बीजेपी सरकार आई है हम हटते जा रहे हैं।